नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जीत गई जिंदगी। जी हां, उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन पर बहुत बड़ी खबर। 17 दिन बाद मिली है कामयाबी। सभी 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया गया है। करीब 45 मिनट में सभी मजदूर बाहर आ गए। बाहर आए सभी मजदूर सुरक्षित और स्वस्थ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एम्बुलेंस मजदूरों को लेकर अब निकली है। अस्पताल में मेडिकल चेकअप किया जाएगा सभी मजदूरों का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन को लेकर कि सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। करीब 17 दिन बाद बड़ी कामयाबी मिली है रेस्क्यू टीम को। 45 मिनट में, करीब 45 मिनट में सभी 41 मजदूर टनल से पाइप के सहारे बाहर आ गए। बाहर आए सभी मजदूर सुरक्षित हैं और स्वस्थ भी हैं। और इस सफल ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। सफलता भावुक करने वाली है। पीएम मोदी कहते हैं, साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। वो कह रहे हैं कि सफलता भावुक करने वाली है। साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। उन सभी मजदूरों को सलाम है इस देश का। हो भी क्यों ना, क्योंकि 17 दिन तक 41 जिंदगियां फंसी रहीं उस टनल में। तो किस तरीके से मिशन पूरा हुआ वो आपको हम दिखाते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। पूरी मोदी सरकार ने मिशन मोड में काम किया। पीएम मोदी ने लगातार मिशन पर नजर बनाए रखी। पीएम मोदी सीधे इस मिशन से जुड़े रहे, अपडेट लेते रहे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को सीधे ग्राउंड पर उतारा। विदेशों से एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया। यह मोदी सरकार की उपलब्धता है, उपलब्धि है। किस तरीके से मोदी सरकार ने इस मिशन पर काम किया वो देखिए। पूरी मोदी सरकार ने मिशन मोड में काम किया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। पीएम मोदी ने मिशन पर लगातार नजरें बनाए रखी। पीएम मोदी सीधे इस मिशन से जुड़े लोगों से अपडेट लेते रहे, संपर्क में रहे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को सीधे ग्राउंड पर ही उतार दिया। विदेशों से एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया। बड़ी बड़ी मशीनों का, ऑगर मशीनों का इस्तेमाल किया गया इस मिशन को कंप्लीट करने में, सफलतापूर्वक अंजाम देने में। तभी 41 मजदूर सुरक्षित इस टनल से बाहर निकले हैं। अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। मतगणना के ठीक पहले बालाघाट और खंडवा में पोस्टल बैलेट को लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दी गई है, लेकिन इससे बढ़ते हुए सियासी ताप में कोई कमी नहीं हुई। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। नहीं, गलत है सर। और ये तो 2 तारीख को खोलना था। डाक मतपत्र पर मचमच। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के, 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आप ये कैसे कर रहे हैं आज? पोस्टल बैलेट पर पॉलिटिकल पंगा। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक दबाव बना रहे हैं मतगणना से पहले अधिकारियों के ऊपर। बालाघाट में बवाल, खंडवा में सवाल। बताइए ना भैया, एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा एसडीएम का नंबर दो। आयोग की सफाई रास नहीं आई। मैं पुनः कह रहा हूँ, पोस्टल बैलेट जो है वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी भी पोस्टल बैलेट को खोला नहीं गया है। बारिश सर्दी आई, सियासी ताप खाई। वैसे तो मध्य प्रदेश में बादलों के साथ साथ सर्दी आई है, लेकिन 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग के चलते सियासी ताप एकदम हाई है। इस बार बादल से ज्यादा चर्चा पोस्टल बैलेट की है, क्योंकि बालाघाट से खंडवा तक बैलेट पर बवाल मचा हुआ है। वजह है एक वायरल वीडियो। नहीं, ये तो विधानसभा वार रख रहे हैं ना। नहीं, ये पैकेट खोलना ही नहीं था। ये खोलना ही नहीं था। ये आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया?
आखिरकार भोपाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आना पड़ा, बताना पड़ा कि बालाघाट में एसओपी का पालन न करने के कारण नोडल अधिकारी को निलंबित किया गया। अनुपम राजन ने यह भी साफ किया कि मतपत्र की गिनती नहीं हुई है, केवल डाक पत्रों की विधानसभावार शॉर्टिंग की गई। इस प्रक्रिया के दौरान ये आभास हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कि मतपत्रों की गिनती हो रही है। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है, सिर्फ उनकी विधानसभावार छटनी की गई है और उनको अलग अलग झोलों में या बैग में रख करके पुनः सील कर दिया गया। जो स्ट्रांग रूम तहसील में बना है वो 1:29 पे खोला गया था और फ़ोन द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को सूचना दी गई थी। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी उपस्थित थे जब स्ट्रांग रूम खोला गया था। उनके समक्ष शॉर्टिंग की गई और स्ट्रांग रूम सीलिंग के टाइम पे भी पंचनामे में उन सभी के हस्ताक्षर हैं। आयोग भले ही तेजी से एक्शन का दावा कर रहा हो, लेकिन तब तक राजनीति की गंगा में बहुत पानी बह गया और बयानबाजी चरम पर पहुंच गई। तो ऐसी स्थिति में बालाघाट में कल जो घटना हुई है, निश्चित रूप से वहां के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा उन्होंने 5 दिन पहले जो पोस्टल बोर्ड का स्ट्रांग रूम था ट्रेजरी का, उसे खुलवा लिया। उसमें गड्डियां बनाई जा रही हैं, वोटर्स छेड़छाड़ की जा रही है, पूरी टीम बैठी हुई है। ये सारी बातें साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर हो रही है, जिससे कि पोस्टल बोर्ड से हेराफेरी कर सके। आज कांग्रेस के जितने भी सर्वे उनके आ रहे हैं वो उनके दुर्भाग्यजनक हैं उनके लिए। तो स्वाभाविक है कि वे कहीं ना कहीं एक एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं मतगणना से पहले अधिकारियों के ऊपर। और कहीं पर यदि कांग्रेस के नेता गड़बड़ी भी करें चुनाव के मतगणना में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मामला भले ही मध्य प्रदेश का हो, लेकिन सियासी माइलेज हर जगह लिया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने अवैध कब्जे का आरोप लगाया तो सीएम भूपेश बघेल ने जिक्र बालाघाट का कर दिया कि बालाघाट में कलेक्टर ने बैलेट खुलवा दिया और बीजेपी यहां हल्ला कर रही है। लगे हाथ ईडी और आईटी को भी घेर लिया। बालाघाट में मध्य प्रदेश में वहां के कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया। अब भाजपा यहाँ हल्ला कर रही है कि अधिकारियों कर्मचारियों को दबाव डाल के करेंगे, तो ये खुद करते हैं और दूसरे पे आरोप मारते हैं। ये काम उनका है। कल भी मैंने कहा भाई ईडी आईटी की इतना दबाव है कि उससे बड़ा दबाव किसी के नहीं हो सकता। इस सियासी बयानबाजी से इतर पब्लिक खामोशी से इंतजार कर रही है रविवार 3 दिसंबर का, जब सूबे के भाग्य का फैसला होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ग्वालियर में प्रत्याशियों के समर्थकों ने जीत के जश्न को खास बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। क्या है तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए आप। एमपी विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार जिस बेसब्री से जनता कर रही है, कुछ वैसी ही बेसब्री प्रत्याशियों की भी है। हालांकि ग्वालियर में कुछ प्रत्याशियों के समर्थक जीत की तैयारी में जुट गए हैं, लिहाजा लड्डुओं की प्री बुकिंग की जा रही है। उधर फूल मालाओं की भी बुकिंग पहले से की जा रही है। इस दुकान को 95 साल से ऊपर हो गए हैं। जब भी चुनाव होता है और क्या कहते हैं रिजल्ट आता है, तो सभी पार्टियों के आने जो भी विनर रहते हैं वो अपना लड्डू यहीं से ले जाते हैं। काफ़ी उस टाइम चहल पहल हो जाती है, तो पहले से ही उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। बड़ी मालाओं की बम्पर बुकिंग हो रही है। यही नहीं, जश्न की माला के लिए महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान से फूल मंगाए जा रहे हैं। फूलों का इस समय जो है ना बहुत अच्छा सीजन चल रहा है। शादी ब्याह का भी चल रहा है और इसका भी चल रहा है, मतलब नेता नगरी। इसमें जो है ना हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे किस्म के हार फूल वगैरह हैं, बड़े बड़े हार हैं लोगों को देने के लिए। और जो है ना करीब जो है ना 100 रुपये से लगा के जो है ना 1000 रुपये 1500 रुपये तक की कीमत के हार जो है ना हम रखते हैं। जाहिर है जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो ये किसी को जश्न में डुबोएगा तो किसी को गम में, लेकिन इतना तय है कि जश्न खास होगा, बेहद खास।
इंदौर से बड़ी खबर है, जहां कमलनाथ के फेक वीडियो की जांच शुरू हो चुकी है। लाडली बहना योजना बंद करने की बात कह रहे थे कमलनाथ। इस वीडियो में मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत की है चुनाव आयोग से। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत की। कमलनाथ के फेक वीडियो पर एफआईआर हुई है। बड़ी खबर आपको हम इंदौर से बता रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ के फेक वीडियो की जांच शुरू हो चुकी है। लाडली बहना योजना बंद करने की बात वो कह रहे थे इस वीडियो में। मामले को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की थी चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। कमलनाथ के फेक वीडियो पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब इस वीडियो की जांच भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, इस वीडियो में कमलनाथ लाडली बहना योजना को बंद करने की बात कह रहे थे। तो लाडली बहना योजना महत्वाकांक्षी योजना शिवराज सिंह चौहान के सीएम शिवराज की। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, राजनीति के जानकार बताते हैं कि लाडली बहना योजना जीत हार का अंतर जो फैक्टर साबित हो सकती है, डिसाइडर भी साबित हो सकती है। उसको लेकर ये वीडियो वायरल हुआ कमलनाथ का, जाहिर सी बात है कांग्रेस को आपत्ति होगी ही और संज्ञान भी लिया है चुनाव आयोग ने। मिथिलेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हम फिर से संपर्क कोशिश करेंगे जोड़ने की मिथिलेश से। मिथिलेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल इंदौर से बड़ी खबर, कमलनाथ के फेक वीडियो की जांच शुरू हो चुकी है जिसमें वो लाडली बहना योजना बंद करने की बात कह रहे थे। आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा में फल दुकान लगाने को लेकर विवाद हो गया। इस वजह से दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। वहीं ये पूरा मामला परासिया थाना इलाके का। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से कुछ युवक एक दूसरे पर लाठियां भांजते हुए बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। फल की दुकान लगाने को लेकर विवाद हो गया था। कुछ युवकों में जमकर मारपीट हुई। अंतर्गत थाने के पास ये फल की दुकान जो दो व्यक्ति लगाते हैं, इसी को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई है एवं जो पीड़ित हैं उनकी एमएलसी कराई गई है एवं इसमें आगे दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर में वन माफिया के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। यहां 15 हेक्टेयर से अधिक जमीन को माफिया के चंगुल से मुक्त करवा दिया। इस दौरान खेत में लगी फसल को वन विभाग ने बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया है। शाहपुर वन परिक्षेत्र के भावसा इलाके का ये पूरा मामला। पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि यहाँ पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कुछ वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसकी जांच हमारे द्वारा करवाई गई थी, तो जिसमें सत्यता पाई गई। तो आज हम लोगों ने 4 रेंजों का स्टाफ लगभग 90 की संख्या में और 4 रेंज ऑफिसर शाहपुर, बोदरली, खकनार और बुरहानपुर, ये चारों रेंजों के रेंज ऑफिसर और उनकी टीम के द्वारा आज यहाँ पर एक कार्रवाई की गई है हम लोगों के द्वारा। और लगभग 15 हेक्टेयर के आसपास जमीन हमने आज खाली करा ली है। उज्जैन में कार से स्टंट का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग कार के गेट को खोलकर स्टंट करते हुए नजर आते हैं। वीडियो में किसी तरह की आवाज नहीं है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। ये देखिए, जान से खिलवाड़, अपनी जान से खिलवाड़ और सड़क पर चलने वाले राहगीरों की भी जान से खिलवाड़ है ये स्टंट। जान जोखिम में डालते दिखे युवा। मध्य प्रदेश में आज कई जगह हादसे हुए। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहला हादसा पन्ना में हुआ,
जहां यात्री बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। करीब 24 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरा हादसा दमोह में हुआ, जहां महिला श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, 20 लोग घायल हुए हैं। चौथा हादसा धार में हुआ, यहां यात्रियों से भरी बस ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें 11 यात्री घायल हो गए। तीसरा हादसा रीवा में हुआ, जहां बस के ब्रेक फेल हो जाने से वो पेड़ से टकरा गई। बस में 15 यात्री सवार थे, वो घायल हो गए। पांचवा हादसा सिवनी में हुआ, जहां यात्री बस और स्कूल बस में टक्कर हो जाती है, जिसमें दोनों बसों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं झाबुआ में तेज रफ्तार बस पलट गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सियासत की। छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद मतगणना की उल्टी गिनती के बीच आरक्षण को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली दौरे के बीच सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी राज्यपाल के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो सभी राज्यपालों के लिए है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उससे अलग तो है ही नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें संज्ञान लेना चाहिए राज्यपाल महोदय को, और जो भी उसमें लिखना है, वापस करना है, स्वीकृत करना है, वो करें। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर तंज कसा। डोनाल्ड ट्रंप का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी महानदी भवन और मुख्यमंत्री निवास में अवैध कब्जा करने की कोशिश कर सकती है, जैसा कि चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका में किया था। प्रशासन को गंभीरता से तैयारी करके रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में वोटों की गिनती से पहले दावे वादे और वार पलटवार के बीच बीजेपी ने एक नया सवाल उठाया है। पार्टी डाक मतपत्रों की हेराफेरी की आशंका जता रही है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दुर्ग, अंबिकापुर, कोंडागांव में अपनी आशंका को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और ईवीएम के साथ डाक मतपत्रों को भी स्ट्रांग रूम में रखने की मांग की है। दरअसल दुर्ग के जिला कोषालय में डाक मतपत्रों को रखा गया है। यही वजह है कि बीजेपी को डाक मतपत्रों में धांधली की आशंका सता रही है। पार्टी के नेताओं ने आज जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कोषालय में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड का अभाव है। तो उधर अंबिकापुर में भी बीजेपी ने डाक मतपत्र की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि डाक मतपत्र सुरक्षित नहीं रखा गया और सरकार के दबाव में डाक मतपत्र में गड़बड़ी हो सकती है। सुरक्षा के लिहाज से बीजेपी ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में डाक मतपत्रों को रखने की मांग की। गौरतलब है कि सरगुजा जिले में 3500 कर्मचारियों ने डाक मतपत्र के जरिए मतदान किया है। देखिए, आज हमारा जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिलाध्यक्ष को और जो निर्वाचन के अधिकारी हैं, आरओ होते हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है। ये खासकर विशेष रूप से पोस्टल बैलेट्स को लेकर, क्योंकि पोस्टल बैलेट की जो सुरक्षा है वो उसकी सुरक्षा की अभी तक कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। ये ट्रेजरी में पोस्टल बैलेट जमा हो रहे हैं और वहाँ ना सीसी कैमरा है, ना कोई सुरक्षा का कोई विशेष प्रबंध दिख रहा है, ना हमारे जो पॉलिटिकल जो पार्टीज के लोग हैं वहाँ कोई किसी को अलाउ है कि वहाँ हम देख सके, उसको रख सके। तो उसकी चिंता रखी है हम लोग, क्योंकि पोस्टल बैलेट काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार कर्मचारियों ने वोट किया है। उधर कोंडागांव में बीजेपी प्रत्याशी लता हुसैनडी ने डाक मतपत्र की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। बीजेपी प्रत्याशी ने इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि डाक से आई मत पेटियों को ईवीएम की तरह स्ट्रांग रूम में रखा जाए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश ने मौसम को सर्द कर दिया। प्रदेश के कई जिलों में मावठा गिरा है। इस वजह से तापमान में गिरावट भी आई है। दिन और रात के तापमान में अंतर को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ये बेमौसम बारिश है। ये आंधी तूफान बता रहे हैं कि अब कपकपाने वाली ठंड का दौर शुरू होने वाला है। दरअसल एमपी के मौसम में बदलाव आया है। कहीं तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है तो कहीं बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में मावठा गिरा है, जिसका असर मौसम पर पड़ रहा है। तापमान में गिरावट आई है। ग्वालियर चंबल में सीजन का पहला मावठा गिरा। पिछले कुछ घंटों में 3 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज हुई है। अब इस बारिश का असर दिखने लगा है। कहीं कोहरा छाया हुआ है तो कहीं तापमान लुढ़क कर नीचे गिर गया है। राजधानी भोपाल में तापमान एक दिन में 27 डिग्री से लुढ़क कर 20 डिग्री पर आ गया। ग्वालियर में भी दिन का तापमान 27 डिग्री रहा तो रात का तापमान 13 डिग्री पर पहुंच गया। मतलब कि दिन और रात के तापमान में काफी अंतर है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा समेत कई जिलों में तेज बारिश के अलर्ट हैं और रायसेन, खंडवा, खरगोन, देवास, सीधी, रीवा, शहडोल में भी आने वाले दिनों में सर्दी सितम ढाने वाली है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियां और नेता बेसब्री से वोटों की गिनती का इंतजार कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बेसब्री प्रदेश के किसानों को नई सरकार बनने की है। छत्तीसगढ़ के तकरीबन सभी किसान नई सरकार बनने की आस में अपने धान नहीं बेच रहे। कुछ ने धान काटकर खेत में छोड़ दिया तो किसी का धान खलिहान में खुले में पड़ा है, तो कुछ किसानों ने अब अपना धान कटवाना शुरू किया। वजह है बीजेपी कांग्रेस का चुनावी वादा, जिसमें एक ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल तो दूसरे ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कही। किसान इसी लालच में अपना धान नहीं बेच रहे। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।